हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ। FYUGP सेमेस्टर 2 का जो केमिस्ट्री है, सेमेस्टर 2 का मैं बताता हूँ, और ये यूनिट नंबर 5 है। ठीक है, तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि इसका नाम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये FYUGP सेमेस्टर 2 वालों के लिए, 2022 से 26 सेशन वालों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। यूनिट 5 है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो इसके अंदर हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं, नैप्थलीन, फेनांथ्रीन और एंथ्रासीन। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक है। तो ये तीनों टॉपिक के लिए हमें रिएक्शन देखना है, प्रिपरेशन देखना है, स्ट्रक्चर, इलुसिडेशन और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखना है। उसी तरह से फेनांथ्रीन के लिए भी हमें रिएक्शन देखना है, प्रिपरेशन देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, इलुसिडेशन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसी तरह से फिर एंथ्रासीन के लिए भी हमें ये सारी चीज़ें कवर करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं नैप्थलीन आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, नैप्थलीन का हम लोग देख लेंगे आज की इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में रिएक्शन रिएक्शन नहीं, आज की इस वीडियो में हम लोग इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे और प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना देखेंगे, फिर आगे रिएक्शन और इलुसिडेशन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे। मैं हर एक टॉपिक के लिए नैप्थलीन के लिए 2 मैक्सिमम वीडियो बनाऊंगी, फेनांथ्रीन के लिए 1 और एंथ्रासीन के लिए भी 1। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि आपका चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम आपका है क्या, देखिए, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो पहले हमें उससे क्लियर होना चाहिए। तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। जैसे कि आप देख रहे हो कि पॉली प्लस न्यूक्लियर, ये पॉलीन्यूक्लियर जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो पॉली का मतलब होता है मल्टीपल रिंग, ठीक है, और न्यूक्लियर मतलब भी एरोमेटिक कंपाउंड। तो उसी तरह से हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रो प्लस कार्बन, मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन। तो बहुत सारे अगर एरोमेटिक रिंग मिल जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एरोमेटिक रिंग है और वो न्यूक्लियर कहने का मतलब यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, जब ये मिल जाते हैं बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड, जब ये मिल के कुछ बनाते हैं तो उसे हम लोग एक जनरल में नाम बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन या फिर पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन विच फर्दर कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल एरोमेटिक रिंग्स। अब जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है तो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही रहेगा ना, इसके अलावा और भी कोई आपका कंपाउंड से स्ट्रक्चर नहीं बनता है। भले ही वहाँ पे अगर आपका नाइट्रो वगैरह जुड़ सकता है, सल्फर वगैरह, तो वो आपका सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जुड़ेगा, ना कि आपका मेन चेन के रूप में। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फेनांथ्रीन दिया हुआ है इस तरह से। तो हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे नैप्थलीन। ठीक है, Na है, ठीक है, नैप्थलीन। तो नैप्थलीन एक्चुअली में होता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं कि नैप्थलीन क्या है। इसका डेफिनेशन ये यहाँ पे देखते हैं। डेफिनेशन, तो एक क्रिस्टलाइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है सॉलिड जैसा, तो एक क्रिस्टलाइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C10H8 इज द लार्जेस्ट सिंगल कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल टार। कोल टार यहाँ पे क्या हुआ, कोल टार का मतलब समझ में आ रहा है। कोल टार का बेसिकली यहाँ पे मतलब कोयला जो होता है वो आपका मेल्टेड स्टेट में होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कोल टार। तो ये लार्जेस्ट सिंगल कंस्टिट्यूएंट है, एक कोल टार का ये एक कंस्टिट्यूएंट है। इट इज ऑब्टेन इंडस्ट्रियली बाय चिलिंग द मिडिल ऑयल फ्रैक्शन एट द बॉइलिंग पॉइंट 170 to 230 डिग्री सेल्सियस। इसमें बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि कोल टार यहाँ पे मेल्टेड स्टेट में है, तो हमें अगर नैप्थलीन लेना है इंडस्ट्री, अगर हमें नैप्थलीन को ऑब्टेन करना है तो कैसे करते हैं, पहले हम इसको क्या करेंगे, मिडिल ऑयल फ्रैक्शन करेंगे। मिडिल ऑयल फ्रैक्शन मतलब कि कोल टार को ही हम उसको हीट करेंगे। कितने 100 डिग्री सेल्सियस पे आप जानते हो कि बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम इसे हीट करेंगे 170 से 230 डिग्री सेल्सियस। मेन पॉइंट यही है, आपका मेन डेफिनेशन अगर आप बोलो ना तो यहीं से ये पूरा आपका इतना डेफिनेशन है। तो 170 से 230 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप इसको हीट करोगे ना, तब आपको जो है क्रूड नैप्थलीन मिल जाता है। क्रूड मतलब कि कच्चा नैप्थलीन मिल जाता है। जब कोल टार को आप हीट करोगे 170 से 230 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको क्रूड नैप्थलीन मतलब कि कच्चा नैप्थलीन मिलेगा। कच्चा नैप्थलीन क्रिस्टलाइन मतलब कि सॉलिड स्टेट में आपको मिल जाएगा, क्रिस्टलाइजेज आउट मतलब कि आपका बाहर निकल जाता है। लेकिन ये आपका प्योर नैप्थलीन नहीं होता, ये अभी तक कच्चा है। तो इट इज़ प्योरीफाइड बाय वॉशिंग इट सक्सेसिवली। फिर इसे हम लोग इसे प्योर करते हैं बाय वॉशिंग,
और कैसे कैसे क्या क्या इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो कैसे हम लोग उसको क्लीन करेंगे। तो विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो जो भी बेसिक इम्प्योरिटीज़ है उसे हम लोग क्लीन कर सकते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज़, और जो भी एसिडिक इम्प्योरिटीज़ है उसको हटाने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। एंड फर्दर वाटर हम लोग यूज़ करते हैं और अच्छे से क्लीन करने के लिए। देन फाइनली जाके हमें द सॉलिड इज सब्लिम्ड डिस्टिल्ड टू गिव प्योर नैप्थलीन। तो यहाँ जाके हमें जो है प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल जाता है सारे इम्प्योरिटीज को हटाने के बाद नैप्थलीन का। जब हमें सारा कुछ मिल जाता है प्योर, तो उसे हम फिर सब्लिम डिस्टिल करते हैं, फिर से इसे गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद उसको पाइप के थ्रू हम लोग एक बीकर में या फिर बोल सकते हैं निकाल देते हैं उसके गैस को, पाइप के थ्रू उसका गैस निकाल लेते हैं और वो हमारा प्योर नैप्थलीन हमें तैयार हो जाता है। ठीक है, यह आपका हुआ नेचुरल कैसे मिलता है और इसका क्या डेफिनेशन है। अब हम लोग देखेंगे इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ नैप्थलीन डेरिवेटिव्स, यहाँ पे आप देख लो कि ये दो रिंग है, ये रिंग से तो आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हो गए क्योंकि ये आपका जानते हो बेंजीन है। तो दो ठो बेंजीन मिलके आपका नैप्थलीन मिल रहा है। तो ये आपका काउंटिंग करोगे, मैं आपको बता दूं कि काउंटिंग कैसे करते हैं। काउंटिंग करते हैं, ये ब्रिज कार्बन को हम लोग काउंट नहीं करते, आप लोग पढ़े होंगे पहले भी क्लास 12 में, ब्रिज कार्बन को काउंट नहीं करते। तो यहाँ से करेंगे या फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे, आपका इस दोनों को छोड़ के आपका 8 मिल जाएगा। तो इसका बेसिकली नाम है नैप्थलीन। ठीक है, आगे अगर हम लोग इस पर कोई सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं तो यहाँ पे नंबरिंग 1 होगा, तो इसे हम लोग 1 ब्रोमो नैप्थलीन बोलेंगे। बहुत ही आसान है। अगर हम लोग ऐसा लगा देते हैं ऐसे, तो या फिर आप यहाँ से अगर नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बहुत लंबा ही आपका पड़ जा रहा है। एक मिनट, तो मैं आपको बता रही थी कि नंबरिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट होता है वहीं से काउंटिंग करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यहीं से करना है या फिर यहाँ से करना है। अगर आपको कहीं पे कंस्टिट्यूएंट मिल गया, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, तो आप वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 1,6 डाइमिथाइल नैप्थलीन। अगर आप सपोज कर रहे हो कि अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो आप वो भी कर सकते हो 1, तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा 1 2 3 4 5 6, देन अगेन आपको वही मिल जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आपका कम नंबर पे आना चाहिए, उसी तरह से आपको नंबरिंग करना है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कि आपका कितना हाइब्रिडाइजेशन, नैप्थलीन जो है वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है कार्बन कार्बन के बीच में। तो मैं बता दूँ कि इस तरह का आपका होता है, हर जगह पे आपका एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक कार्बन है आपका हर जगह पे, यहाँ पे सबका एक कार्बन है, सबका हाइड्रोजन पूरा है। तो मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालते थे। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपका हाइब्रिडाइजेशन भी क्लियर कर दूंगी आपको एक वीडियो लाके। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, और मैंने आप सब जानते हैं कि अगर 3 अगर सिग्मा बॉन्ड होता है तो वो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हर कार्बन पे आपका 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है भले ही, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन में तो कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है हाइड्रोजन के साथ। तो ये आपका इसका s ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसको बोलते हैं sp2 नहीं बल्कि sp2 और s हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। और यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल, सारे कार्बन का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। ठीक है, ईच कार्बन शोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ और इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, या फिर फैक्ट्स बोल सकते हो आप। एक कॉमन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैप्थलीन, किसी भी एक अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे कि अगर आप बेंजीन को रिप्रेजेंट करते थे तो अल्टरनेट बॉन्ड दिखाते थे, आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, एक सर्कल देके ये बता सकते हो कि पाई बॉन्ड जो है सो पूरे में राउंड कर रहा है, पूरे में अल्टरनेटली घूम रहा है, मूव कर रहा है। तो उसी तरह से हम लोग नैप्थलीन को भी बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है, जो अंदर पाई बॉन्ड है ये चारों तरफ मूव कर रहे हैं अल्टरनेटली। तो इसे हम लोग पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे सर्कल में जो भी पाई बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड को तो पाई बॉन्ड बोलते हैं ना, तो वो पूरा घूम रहा है चारों तरफ, इसलिए इसको बोल सकते हैं पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, आगे देखिए इसका रेजोनेंस क्या बनेगा। अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस थ्योरी नैप्थलीन इज कंसिडर्ड टू बी ए हाइब्रिड ऑफ 3 फॉर्म। तो नैप्थलीन को हम लोग जो है सो 3 रेजोनेंस हो सकता है, इसको हम लोग एक हाइब्रिड बोल सकते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे
पहला वाला जो ये रिंग है, इस रिंग में आपका ए पाई बॉन्ड जो है, सो ये पाई बॉन्ड जो है ये मूव कर सकता है। अगर ये यहाँ पे मूव करेगा तो ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे जो है देखो आप, जब ऐसा होगा तो ये आपका यहाँ पे देखो सेकेंड स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, तो ये सारा देख सकते हैं आप, पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। तो अबर फिर से क्या होगा कि ये अबर जो है सो इधर आएगा, तो वो थर्ड बन जाएगा, थर्ड पॉसिबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ वाला जो बॉन्ड था यहाँ आ गया, फिर जो यहाँ वाला बॉन्ड था यहाँ आ गया। इसके अलावा अगर आप फिर से बनाने जाओगे तो फिर से आप यहीं पहुँच जाओगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि नेप्थलीन का 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, जो कि इस तरह से होता है। और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, बट इन नेप्थलीन बॉन्ड, यहाँ पे ए होगा, आप सुधार लोगे, बट इन नेप्थलीन बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशन। लेकिन बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बस सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो अगर डबल बॉन्ड आता है तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो कम हो जाता है। तो जनरली यहाँ पे C1 और C2 में 1.36 एंगस्ट्रॉम होता है, और C2 एंड C3 में 1.40 एंगस्ट्रॉम। C1 C2 यहाँ पे कहने का मतलब ये वाला है, ठीक है। C1 C2 में 1.36 और C2 C3 में 1.40 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि ये आपका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, क्योंकि वो वहाँ पे बॉन्ड कम है और वहाँ पे भीड़ भाड़ कम है। तो फ्रेंड्स, हमने डेफिनेशन और स्ट्रक्चर देख लिया, नोमेनक्लेचर भी देख लिया। अब हम आएंगे सिंथेसिस पे, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आ सकता है कि आपको 15 नंबर का बोल दे। 15 में अगर आपका पार्ट करके क्वेश्चन आता है तो आपको बोल सकता है कि आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए नेप्थलीन का। तो सारे आपके प्रिपरेशन या फिर सारे आपको मेथड्स लिखने होंगे। तो पहला मेथड क्या है, फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हम लोग नेप्थलीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। व्हेन पेट्रोलियम फ्रैक्शन आर पास्ड ओवर कॉपर कैटलिस्ट एट 690 डिग्री सेल्सियस, नेप्थलीन एंड मिथाइल नेप्थलीन्स आर फॉर्म्ड। जब भी पेट्रोलियम फ्रैक्शन को, यहाँ पे पेट्रोलियम आप समझ रहे होंगे ना, जो हमें नेचर से मिलता है, अगर उसे हम कॉपर कैटलिस्ट से पास कराया जाए 690 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें मिथाइल नेप्थलीन और नेप्थलीन मिलता है। आर सेपरेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू नेप्थलीन बाय हीटिंग विद हाइड्रोजन अंडर प्रेशर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीएल्कलाइजेशन। तो इससे आपको मैं स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेट्रोलियम फ्रैक्शन ले लिया हमें, कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 690 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसे हीट कराया, और हीट कराने पर हमें दो सब्स्टिट्यूएंट मिला। क्या मिला, नेप्थलीन मिला और मिथाइल नेप्थलीन मिला। मतलब कि प्रॉपर्ली अभी तक हमें नेप्थलीन ऑब्टेन नहीं हुआ है, तो उसे ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, हमें ये इसको वापस से इसका क्या करना पड़ता है, हमें हाइड्रोजन से इसे डीएल्कलाइजेशन कराना पड़ता है, हाइड्रोजन प्रेशर से इसे पास कराना पड़ता है। जब हम इसे ये प्रोसेस करते हैं तो ये प्रोसेस आपका डीएल्कलाइजेशन कहलाता है, या यही प्रोसेस आपका क्या है, डीएल्कलाइजेशन। तो आप इसे याद कर ले, डीएल्कलाइजेशन किसे कहते हैं, आपको ये पूछ सकता है। तो यहाँ से फिर डायरेक्ट हमें क्या मिल जाता है, नेप्थलीन। अगर आप एक और स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो यहाँ से बेसिकली ऐसे बना सकते हो, ठीक है। मैंने डायरेक्टली बना दिया है, आप चाहो तो उसे अलग अलग बना सकते हो। ये आपका नेप्थलीन हो गया। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा मेथड क्या है, फ्रॉम 4-मिथाइल 1-ब्यूटाइन, फ्रॉम 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन, फ्रॉम 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन। व्हेन 4-फिनाइल इज पास्ड, यहाँ पे 4-फिनाइल 1-ब्यूटाइन इज पास्ड ओवर रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड, नेप्थलीन इज ऑब्टेन। ये एकदम 1 स्टेप प्रोसेस है, एकदम 1 स्टेप में हमें मिल जाता है। तो ये आपका हो गया 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन। इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड में, या फिर इसे क्विकलाइम भी बोलते हैं, इसे हीट करते हैं तो ये कैटलिस्ट है, तो हमें डायरेक्ट जो है नेप्थलीन मिल जाता है 2s2, और हाइड्रोजन बाहर हो जाता है। कैसे हुआ होगा जरा अगर इसे देखना चाहे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसका वाला CH2 है, यहाँ पे इसका CH2 है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता होगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता होगा, तभी जाके जो है इसका वाला एक हाइड्रोजन निकलता होगा, और इस तरह से 4 हाइड्रोजन निकलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो 2H2 निकलते हैं, और यहाँ पे ये जो है इससे कनेक्ट होकर फिर बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं एक थर्ड आपका मेथड क्या है, फ्रॉम 4-फिनाइल 3-ब्यूटेनोइक एसिड, फ्रॉम 4-फिनाइल 3-ब्यूटेनोइक एसिड। तो व्हेन 4-फिनाइल 3-ब्यूटेनोइक एसिड इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, 1 नेप्थॉल इज फॉर्म, दिस ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट गिवन नेप्थलीन। सबसे बहुत अच्छा ये रिएक्शन है, या फिर आप बोल सकते हो कि मेथड है, सिंथेसिस है। क्या होता है, यहाँ पे हम लेते हैं फ्रॉम 4-फिनाइल 3-ब्यूटेनोइक एसिड। ये फिनाइल हो गया आपका, ब्यूटेनोइक एसिड 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे ओइक एसिड लगा हुआ है।
तो यहाँ पे देखिए इसका क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्क H2SO4 में हम लोग इसे हीट कराते हैं। जब हम इसमें हीट कराते हैं तो यहाँ से H2O निकल जाता है, इसका वाला OH और इसका वाला H जो है सो निकल जाता है और ये जो है इससे आगे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसका वाला H और इसका OH निकल जाता है और ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ वाला डबल O तो रहेगा ही और यहाँ वाला H, यहाँ वाला, क्योंकि हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना है कि नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना है, तो इसकी वजह से हमें इसको क्या करते हैं, फिर से ये अनस्टेबल होता है बहुत ज़्यादा ही, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होके रीअरेंज हो जाता है फिर से। तो कैसे हो जाता है, यहाँ का O और यहाँ का H ये जो है मिलके कीटो इनोल आइसोमेरिज्म होता है और यहाँ वाला O ये H जो है तो यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होके यहाँ पे ये बना लेता है 1 नैप्थोल। 1 नैप्थोल बनाने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ से अगर हमें OH को हटाना है तो यहाँ पे आपको जो है सो बेसिकली आपको ऑक्सीजन को हटाना है। ठीक है, यहाँ पे तो कार्बन रहेगा ही ना, कार्बन तो रहेगा ही, कार्बन का कार्बन है, देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे बॉन्ड हो गया, एक यहाँ बॉन्ड 3 और एक हाइड्रोजन के साथ रहेगा ना, तो ये हाइड्रोजन रहेगा, बस यहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है जिंक 10 से और यहाँ पे फिर आपको टोटली नेपथलीन मिल जाता है। तो यहाँ पे फिर आपका बाहर निकलता है जिंक और ऑक्सीजन मिलके जिंक ऑक्साइड आपका बाहर निकल जाता है। फिर देखिए बाई फोर्थ प्रोसेस क्या है आपका, बाई हावर्थ सिंथेसिस। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपका जो है एक लॉन्ग स्टेप प्रोसेस है, मतलब इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर से समझ लें और ये समझ लें वरना फिर आपको रिएक्शन याद करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो क्या है आप यहाँ देखेंगे, बाय हावर्थ सिंथेसिस दिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 5 स्टेप्स। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है इसमें, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 1 में आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होता है। तो व्हेन बेंजीन एंड सक्सिनिक एनहाइड्राइड are heated in the presence of aluminum chloride to form beta benzoyl प्रोपेनोइक एसिड। तो आप यहाँ पे देख लो, इसे याद ही करना पड़ेगा, बेंजीन सक्सिनिक एनहाइड्राइड से आपको जो है ये दोनों मिलके जो है हीट किए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, दोनों को हीट किया जाता है तो बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड मिलता है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हमें नेपथलीन नहीं मिला है, अभी नहीं मिलेगा, अभी और भी बहुत ज़्यादा आगे प्रोसेस है। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए यहाँ पे बेंजीन है यहाँ पे और ये आपका सक्सिनिक एनहाइड्राइड है। सक्सिनिक एसिड भी होता था, अगर यहाँ पर से OH OH यहाँ रहता, यहाँ पे OH रहता तो वो आपका सक्सिनिक एसिड होता, लेकिन यहाँ पे से हाइड्रोजन को हटा दिया गया है और यहाँ ऑक्सीजन से हमने कनेक्ट कर दिया है, तो ये आपका सक्सिनिक एनहाइड्राइड बन गया। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया है, इसको एसिड कैटालाइज से AlCl3 कैटालाइज के प्रेजेंस में हमने इसे हीट किया है। क्या किया है, हीट किया है। जब हमने इसे हीट किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो गया, ये CH2 इससे जाके यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ वाला जो CH2 है ये निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर से ये आपका बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है। तो ये बनने के बाद फिर आपका क्या होता है, ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन था। फिर स्टेप 2 में आपका क्लेमेंसन रिएक्शन होता है। क्या होता है, क्लेमेंसन रिएक्शन। तो अब ये आपके लिए आसान क्या है, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि अगर आप जो स्टेप करोगे ना, आपको अगले वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट याद रखना है कि बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड था। तो अब क्या करोगे कि बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, इसको आप ट्रीट करोगे विथ अमलगेमेटेड जिंक। आप ये याद रखना है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में हम जो है सो अमलगेटेड जिंक से उसको हीट कराते हैं। ठीक है, ये आपका आसान हो जाएगा याद करने में। क्लेमेंसन में जिंक अमलगम से उसे हमें हीट कराते हैं। तो इससे पहले वाला जो प्रोडक्ट बना था बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, उसको हम लोग हीट करेंगे अमलगेटेड जिंक से इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड, गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड। तो अब हमने क्या किया, जो प्रोडक्ट बना था पहले उसी को हमने फिर से लिख दिया और फिर तो ये तो हमें हमारे कॉपी में पहले से लिखा होगा ना, तो हम उसे देख के वापस उतार देंगे, उतना हमको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जिंक अमलगम यहाँ पे लिख दिया हमने और यहाँ पे हम जब इसे हीट कराते हैं तो यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O होता है ये आपका जो है निकल जाता है। अगले स्टेप में ये होगा, अभी आपका ये हो गया गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, अगर अगला प्रोसेस करोगे आप तो उसका नाम है रिंग क्लोजर रिएक्शन। तो अगर से फिर से जो प्रोडक्ट आया था गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड, उसी को हम लोग फिर से हीट करेंगे विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और पॉलीफॉस्फोरिक एसिड टू फॉर्म गामा टेट्रालोन। ठीक है, अब हम उसे फिर से हीट करेंगे कॉन्क H2SO4 में। तो यहाँ पे हमने फिर से देखिए
गामा वाले को ले लिया, यहाँ का OH और यहाँ का H मिल के निकल जाएगा और आपका बन जाएगा यहाँ पे गामा टेट्रालोन और H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अभी तक हमारा थर्ड प्रोसेस हुआ है। अब अगेन हमारा फोर्थ प्रोसेस में क्लेमेंसन रिएक्शन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन आ गया है, हमें चाहिए बेसिकली नैप्थेलिन चाहिए ना, तो हमें नैप्थेलिन के लिए यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड चाहिए और यहाँ पे ऑक्सीजन हटना होगा। तो जब भी आपको याद रखिएगा एक चीज़, जब भी आपको ऑक्सीजन हटाना हो तो आप जिंक 10 से आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए, ठीक है, या फिर अमलगेटेड जिंक से, तो आपको ऑक्सीजन हट जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अल्फा टेट्रालोन, इससे पहले हम लोग प्रोडक्ट याद किया है कि अल्फा टेट्रालोन हमारा आया था, तो अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा टेट्रालोन को ही हीट करेंगे। तो अल्फा टेट्रालोन इज हीटेड विद अमलगेटेड जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव टेट्रालिन। तो टेट्रालिन लेने के लिए हमें अमलगेटेड जिंक से इसे हीट करना पड़ेगा। तो यह स्ट्रक्चर हमें लिख दिया, जिंक अमलगम यहाँ पे लिख दिया। फिर हमें क्या मिल गया, यहाँ वाला जो ऑक्सीजन था मैंने बताया ना इसे गायब कराना, तो ये गायब हो गया हमारा, और गायब होने के बाद हमें टेट्रालीन मिल गया। अब हमें क्या चाहिए नैप्थेलिन के लिए, आपको याद होगा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे बस हमें अनसैचुरेशन चाहिए, मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए। तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, एरोमेटाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, जब भी किसी रिएक्शन किसी भी कंपाउंड को हमें एरोमेटिसिटी तो लाना है ना, एरोमेटिसिटी का तो ये था, क्या बोल सकते हैं उसको, उसका कंडीशन था कि एरोमेटिसिटी के लिए आपका जो कंजुगेशन होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एरोमेटाइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि टेट्रालीन इज हीटेड विद सेलेनियम और पैलेडियम। तो एरोमेटाइजेशन में हम बेसिकली सेलेनियम और पैलेडियम को ही लेते हैं, इसे याद कर लीजिए। तो यील्ड नैप्थेलिन, नैप्थेलिन पाने के लिए हम इसे सेलेनियम या फिर पैलेडियम से हीट कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेट्रालीन लिख दिया हमने, और यहाँ पे सेलेनियम और पैलेडियम की उपस्थिति में इसे हम हीट कराएंगे तो हमें नैप्थेलिन मिल जाएगा। फाइनली हमें हमारा नैप्थेलिन मिल गया और 2s2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का अगर हाइड्रोजन हटेगा तभी तो यहाँ पे, यहाँ का हाइड्रोजन हटा, यहाँ का हाइड्रोजन हटा, तो यहाँ का फ्री रेडिकल, यहाँ का फ्री रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, सब्स्टिट्यूटेड नैप्थेलिन कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग टॉल्यूइन, ब्रोमोबेंजीन और एनिसोल इंस्टेड ऑफ बेंजीन इन स्टेप 1। तो स्टेप 1 में भी हम लोग बेंजीन की जगह पे ब्रोमोबेंजीन, टॉल्यूइन या फिर एनिसोल यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमारा वो भी ठीक है। तो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछें। इसका जो आपका बच गया है रिएक्शन और इलुसिडेशन, वो हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में हम उसको कर लेंगे कंप्लीट। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया आपका, और डेफिनेशन और स्ट्रक्चर हो गया। तो आपका ये दो तीन वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।